वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के थर्ड चैप्टर के बारे में, यानी कि तीसरे चैप्टर के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर आप लोगों ने देखे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसमें समझा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे, एक बार फिर से रिकॉल करें सभी लोग। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था आहार आयोजन या मील प्लानिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमने सेकंड चैप्टर में हमने क्या समझा? सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के बारे में जाना, ठीक है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर के अंतर्गत क्या देखेंगे? थर्ड चैप्टर में हम लोग शैशवावस्था में पोषण देखेंगे। जैसा कि मैंने सिलेबस में विस्तार से हर एक चीज़ आपको समझा रखी है, तो जो है आप चैप्टर वाली वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें कैसे पूरा कोर्स आपको पढ़ना है उसकी जानकारी भी दी गई है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा। तो होम साइंस की अगर बात किया है तो होम साइंस का यह एक प्रकार से यानी थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की तीसरी क्लास है, तीसरा चैप्टर है शैशवावस्था में पोषण। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से प्रश्न। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्नों को मैं साथ ही साथ चर्चा करता हूं, और पूरा चैप्टर पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग एक प्रकार से क्या समझते हैं, पूरा चैप्टर समझने के बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं यानी उसका टेस्ट भी मैं लगवाता हूं। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो होता है ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी कैसा भी आपका पेपर हो, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चले, शैशवावस्था में पोषण की अगर बात की है तो शैशवावस्था में चूंकि बच्चा जो होता है उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका आहार तालिका कितनी होनी चाहिए, एक दूध कैसे माता उसको पिलाए, कितनी बार दिन में पिलाना चाहिए, और सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया इसको लेकर के, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के जो एक प्रकार से डाउट्स होंगे, यानी कि जो माता अपना दूध पिलाती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ऐसे कई प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो उन समस्त चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं आपको ये क्लास बताऊँगा, ठीक है। तो पहली बात, शैशवावस्था में विकास के लिए पोषक तत्वों की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक विकास अपने उफान पर होता है। तो इसलिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता में कई सारे पोषक तत्व, मैंने आपको कल ही पोषक तत्वों के बारे में बताया था कि इसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रोटीन, ठीक है, और विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सब एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, यहाँ तक कि उसके स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी के लिए एक बच्चा जब शैशवावस्था के दौरान होता है, ठीक है, शैशवावस्था में होता है बच्चा, ठीक है, यानी जन्म के बाद की अवस्था शैशवावस्था ही कहलाती है। तो उस दौरान बच्चे की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या उसको लेना चाहिए? पहली बात, कैलोरी। कैलोरी माने होता है ऊर्जा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा नापने की इकाई को कैलोरी में मापा जाता है, इसीलिए इसको कैलोरी भी कह देते हैं। तो शिशु को ऊर्जा अथवा कैलोरी उसके शरीर के वजन के हिसाब से आवश्यक है, यानी कि जैसे जैसे उसका वजन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसको आप कैलोरी देंगे, यानी वजन के हिसाब से ही उसको ऊर्जा देनी चाहिए। जैसे कि अगर 6 महीने तक एक प्रकार से बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो उसको आप 92 प्रति किलोग्राम, ठीक है, अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 92 ग्राम आप जो है उसको क्या दे सकते हो, कैलोरी, 92 कैलोरी उसको, किलो कैलोरी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है, 1 किलो का बच्चा है, ठीक है, 6 महीने तक, तो 1 किलो के बच्चे को 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 92 कैलोरी ऊर्जा दे, कैलोरी दे। इसके अलावा शारीरिक वजन के हिसाब से कैलोरी की मात्रा दी जाती है। जैसे 6 से 12 माह तक शिशु को 80 किलोग्राम, मतलब कि अगर 6 महीना के बाद में बच्चे को एक प्रकार से प्रतिमाह आप लगभग कितना दे सकते हैं, मतलब जब एक प्रकार से 6 से 12 साल का बच्चा हो जाए तो उस दौरान, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो है आप 80 ग्राम जो है दे सकते हैं, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको आप 80 ग्राम दें, अगर 2 किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं 2 किलो का बच्चा है तो 160 ग्राम उसको एक प्रकार से कैलोरी की ज़रूरत होगी, मतलब 160 कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई, तो 160 KCl जो है ज़रूरत होती है एक बच्चे के लिए। शारीरिक वजन के हिसाब से कैलोरी की मात्रा, शारीरिक वजन के हिसाब से कैलोरी की मात्रा निर्धारित की जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा डबलिया गया है, दोबारा लिख गया है, तो उसको ले परेशान ना हो। तो शारीरिक वजन के हिसाब से कुल मिलाकर के ऊर्जा की व्यवस्था बच्चों में करी जाती है, और बच्चों में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास होता है और बच्चे ज़्यादा काम तो करते नहीं हैं, इसीलिए उनमें ऊर्जा की क्षीणता बहुत कम होती है, उनको ज़रूरत होती है प्रोटीन की ज़्यादा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और चीज़ों को देखिए, प्रोटीन, अब प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। प्रोटीन की अगर बात की तो शिशु को उत्तम प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है,
क्योंकि इस आयु में शारीरिक वृद्धि जो होती बहुत ज़्यादा होती है। और शरीर वृद्धि के लिए जो जाना जाता है, शरीर वृद्धि के लिए जो जाना जाता है भैया, वो क्या जाना जाता है? शरीर वृद्धि के लिए जाना जाता है कौन? प्रोटीन। ठीक है। शैशवावस्था में प्रथम 6 महीने में लगभग 1.16 माह, अगले 6 महीने में, मतलब कि ये ग्राम कर लें यहाँ पर, ठीक है, 1.16 ग्राम प्रोटीन आप अगर दें, ठीक है, इस दौरान खास करके प्रथम 6 महीने में प्रतिदिन। इसके अलावा अगर 6 महीने का बच्चा हो जाएगा, 6 महीने में 1.69 एक प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है, ग्राम प्रति 1 किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से। तो यानी कि प्रोटीन भी वजन के हिसाब से ही दी जाती है। अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 1.69 ग्राम प्रोटीन आप दे सकते हैं 1 किलोग्राम के बच्चे को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इस अवस्था में लैक्टोज शर्करा महत्वपूर्ण होती है। लैक्टोज शर्करा बेसिकली आप देखते हैं दूध वगैरह में पाई भी जाती है, ठीक है, तो जो दूध में पाई जाती है। और इसके अलावा हेलेक्टोज शरीर में जो कैल्शियम तथा फास्फोरस होते हैं उसके अवशोषण की क्षमता बढ़ाती है और लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करती है जो शरीर को अच्छा एक प्रकार से पोषण देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से लैक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट, चूँकि कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है और इसमें लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब होते हैं, तो उसी में लैक्टोज शर्करा जो होती है, जो दूध मीठा थोड़ा बहुत होता है वो लैक्टोज के कारण से ही होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथी बात है एक बच्चों के लिए वसा की ज़रूरत। तो शिशु को लिनोलिक वसीय अम्ल की बड़ी ज़रूरत होती है और जो माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में होती है, जो माता के स्तन का दूध होता है उसमें एक प्रकार से जो लिनोलिक नाम का वसीय अम्ल होता है, एसिड होता है, वो पाया जाता है। जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं उन्हें वसीय अम्ल की पूर्ति के लिए संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे बच्चे जो कि गाय का दूध पीते हैं, हालांकि जब बच्चा छोटा हो तो उसको भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, गाय का दूध आप पिला सकते हैं। या फिर एक प्रकार से अगर सबसे ज़रूरी तो होता है माता का खुद का दूध, अगर वो पिए तो सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर गाय का दूध पीता है तो उसको एक प्रकार से चूँकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में तो होती है, लेकिन गाय का दूध अगर बच्चा पीता है तो उनको वसीय अम्ल की पूर्ति के लिए अलग से हमको पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट डाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें लिनोलिक नाम का वसीय अम्ल पाया जाता हो, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स की अगर बात की तो बच्चों में विटामिन्स की क्या ज़रूरत होती है? विटामिन्स की अगर बात की जाए तो माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगर बच्चा शुरुआत से ही माँ का दूध पीता है तो उसके अंदर रोग बहुत कम मात्रा में होंगे। आजकल के बच्चों को बहुत रोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार से पाउडर वाला दूध पीते हैं, वो गाय का दूध पीते हैं, वो जानवरों के दूध पीते हैं, वो अपनी माता का दूध नहीं पीने पाते, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, उनमें तमाम प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं। चूँकि माता के दूध के अलावा और किसी के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है। चूँकि माता का दूध जो होता है उस बच्चे के लिए पर्टिकुलर ही आता है, वो प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, भगवान ने उसको बनाया कि भाई ये इसी बच्चे के लिए पर्टिकुलर बना है, ठीक है। तो अब आप जब गाय का दूध पिएंगे तो गाय के बच्चे के लिए वो दूध बना हुआ है, ना कि इंसान के बच्चों के लिए, ठीक है। वो बाद में आप बड़े हो जाएं तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए पर्टिकुलर वो उसकी अपनी माता का दूध जरूरी होता है। तो माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम पाई जाती है, ठीक है। किंतु जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, पाउडर पीते हैं, उन्हें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और नाइसिन ये सब विटामिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपूरक आहार लेना पड़ता है। चूँकि ये सारे विटामिन उतने अधिक मात्रा में या उतने अच्छे तरीके से अन्य दूध में नहीं पाए जाते जितना माता के दूध में पाए जाते हैं। जैसे अगर पूरक आहार में क्या आप ले सकते हैं, अगर गाय का दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो आप फलों का जूस बच्चे को पिला सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल आप जो है बच्चे को दिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से बच्चे के लिए विटामिन की पूर्ति कर देगा। इससे क्या होगा, विटामिन ए, डी, सी और नाइसिन ये सब विटामिन जो होंगी वो बच्चे में पूर्ति हो जाएंगी। और विटामिन जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, विटामिन और खनिज लवण ये शरीर की एक प्रकार से रोगों से रक्षा करते हैं, यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। और इसीलिए एक प्रकार से हमारे शरीर में जब कोई रोग अटैक करता है हम पर, तो वो एक प्रकार से उस रोग से लड़ते हैं और रोग को हरा करके यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। ये काम विटामिन्स का होता है। खनिज लवण का भी यही काम होता है। अब बच्चों में खनिज लवण की क्या विशेषता होती है, देखें। खनिज लवण की अगर बात की जाए तो दूध में लौह लवण नहीं होता है। लौह लवण मतलब क्या होता है, जो आयरन पदार्थ होता है, आयरन होता है, दूध में नहीं पाया जाता है।
अतः जन्म के लगभग 3 से 4 माह के बाद में संपूरक आहार की आवश्यकता बच्चे को होती है। संपूरक आहार मतलब कि उसको थोड़ा बहुत और चीज़ें, चूँकि दूध में आयरन कम पाया जाता है, दूध में शिशु को कैल्शियम तथा फास्फोरस उचित मात्रा में तो मिल जाता है, लेकिन वो लौह लवण यानी आयरन वगैरह नहीं मिलते, इसीलिए उसको थोड़ा बहुत सूप वगैरह बना करके बढ़िया जो है मसला हुआ आहार या थोड़ा सा तरल पदार्थ में बनाया हुआ आहार उसको दे देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखें प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा था कि शैशवावस्था में कितने प्रकार के आहार या भोजन दिए जाते हैं बच्चों को। तो शैशवावस्था में दिए जाने वाला जो भोजन होता है वो 3 भागों में हम उसको बांट सकते हैं, ठीक है। पहला भाग कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। पीडीएफ को लेकर के आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए शैशवावस्था में दिए जाने वाले भोजन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका तरल भोज्य पदार्थ, दूसरा है अर्ध तरल पदार्थ, तीसरा है ठोस पदार्थ। तरल पदार्थ में खास करके आपका दूध आता है, ठीक है, पानी आता है, सब्जी वगैरह, सब्जी का सूप या दाल का सूप, ठीक है, फलों का रस हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गए, ये सब एक प्रकार से तरल भोज्य पदार्थ हैं जो कि बच्चों को प्रायः दिए जाते हैं या शैशवावस्था में बच्चे को दिए जाते हैं। भोजन पानी के मतलब कि दूध, पानी, सब्जी और दाल का सूप, सब्जी मतलब और दाल को पीस करके या उसका एक प्रकार से सूप बनाया, सूप पीने के लिए प्रयोग करते हैं बेसिकली। दूसरा होता है अर्ध तरल यानी आधा तरल पदार्थ, जिसमें खास करके उबली हुई दाल होती है या पतली खिचड़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सूजी, ठीक है, केला, ये सब एक प्रकार से अर्ध तरल पदार्थ होते हैं जो कि एक प्रकार से तरल से थोड़े से ठोस होते हैं, यानी कि अर्ध तरल होते हैं, आधा तरल होते हैं, आधा ठोस होते हैं। इसके बाद में बच्चों के लिए जो अगला आहार होता है वो होता है भैया ठोस आहार। ठोस पदार्थ में जैसे कि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको मसला हुआ ठोस आहार यानी कि जिसको मसल करके एकदम से जो है मसल दिया जाता है ताकि एक प्रकार से वो बच्चा अच्छे तरीके से खा ले। चूँकि बच्चे में दांत की कमी होती है तो इसमें उबली हुई सब्जियां मसल करके, इसे आलू वगैरह उबाल करके, सब्जियां उबली हुई उसको मसल करके खिला दिया जाता है। उबला हुआ अंडा हो गया, फलों को मसल करके, ठीक है, रोटी को दाल में भिगो करके देते हैं बच्चों को। तो बिना मसला ठोस आहार में खास करके बिस्कुट, सब्जी, दाल, चपाती है मतलब रोटी, सिक्की डबल रोटी और रस, ये सब एक प्रकार से आते हैं जो बच्चों को प्रायः खिलाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बच्चों को क्या दिया जाता है भैया, और बच्चों में दूध, बच्चों को दूध भी दिया जाता है। दूध में क्या आता है, दूध तो बेसिकली सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होती है एक बच्चे के लिए। तो दूध की अगर बात किया है तो दूध बच्चे को दिया जाता है। बालक को माँ का दूध, गाय मतलब कि चाय या फिर पाउडर का दूध, ठीक है, यहाँ पर गाय का दूध या पाउडर का दूध, गाय कर ले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गाय या पाउडर का दूध दिया जाता है। माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान होता है, इसीलिए अगर हो सके तो माँ का ही दूध मिले। अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है या एक प्रकार से किन्हीं कारणों के बस में माँ का दूध नहीं पिलाया, अभी ये भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार जो है किन अवस्था में या किस सिचुएशन में किसी स्त्री को अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चूँकि कई सारी सिचुएशंस होती हैं तो ये चीज़ें, ये दूध मतलब कि ये दूध भी बच्चे के आहार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, स्तनपान कराने के क्या लाभ होते हैं, यानी कि अगर बच्चे को अपनी माता, उसकी खुद की माता दूध पिलाए तो उसके क्या लाभ होते हैं। पहली बात, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है और कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ पर ये प्रश्न आता ना हो, हमेशा पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है अति लघु उत्तरीय में 2023 में ये प्रश्न और 2024 की परीक्षाओं में बेसिकली पूछा गया। कोलोस्ट्रम की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है स्तन त्याज्य। स्तन त्याज्य का मतलब क्या होता है, जब स्तन छुड़ाया जाए बच्चों का तो उस दौरान की स्थिति या उसमें जब स्तन को छुड़ाना हो बच्चों को, यानी कि दूध पिलाना छुड़ाना हो उसको बच्चों को, तो एक प्रकार से उनको किस तरीके का भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्तनपान कराने के क्या लाभ होते हैं। तो माँ का दूध जो होता है शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है, पूर्ण आहार होता है, इसीलिए दूध को पूरक आहार भी कहते हैं, क्योंकि दूध में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। दूध में मात्र क्या नहीं पाया जाता है, दूध में एक तो आयरन बहुत कम मात्रा में होता है, इसके अलावा दूध में विटामिन सी जो होती है वो भी नहीं पाई जाती है, ये बात, बाकी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या लाभ होते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। तो देखिए पहला लाभ तो यही होता है, पहला लाभ पॉइंट नंबर 1,
माँ का प्रारंभिक दूध जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो माँ का पहला दूध होता है, पहले दूसरे दिन का दूध होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम जो दूध होता है ये एक प्रकार से ये पहले दूसरे तीसरे दिन का दूध होता है। ये अगर दूध बच्चा पी लेता तो बच्चे को बीमारी बहुत कम होती। जैसे कि जब एक प्रकार से आपके घर में अगर भैंस गाय होंगी तो जब एक प्रकार से बच्चा देती हैं उसके 1-2 दिन का जो दूध होता है बहुत पीला पीला होता है। ठीक है, जिसको गाँव वगैरह में पियूस का दूध कहते हैं, पीला पीला एकदम से दूध होता है। उसको अगर आप कच्चा पी लो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। अगर उसको आप गरमाते तो फट जाता है दूध, बड़ा बड़ा एक प्रकार से थक्का बन जाता है। तो वो एक प्रकार से उसी वही होता है कोलोस्ट्रम। तो जब एक प्रकार से माँ का प्रारंभिक दूध जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं उसमें प्रोटीन, वसा और खनिज लवण से परिपूर्ण होता है। मतलब उसमें प्रोटीन, वसा और खनिज लवण ये इतने अधिक मात्रा में होते हैं। और प्रोटीन शरीर की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वसा शरीर को मोटा बनाता है, खनिज लवण जो होता है वो बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर डेवलप करता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें बच्चों में मिल जाती हैं, मतलब बच्चों में चली जाती हैं, क्योंकि जब माँ का दूध पहला दूध बच्चा पीता है तब। दूसरी बात, माँ का दूध जो होता है शिशु के लिए सुपाच्य होता है। सुपाच्य का मतलब क्या होता है, वो उसके पाचन योग्य होता है और अच्छे तरीके से पच जाता है। ठीक है, तीसरा लाभ ये होता है स्तनपान कराने का कि माँ का दूध जो होता है स्तन से सीधे शिशु के मुंह में चला जाता है, अतः इसमें किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। मतलब कि जैसे तुरंत जो है माता का जो दूध है तुरंत जो है बच्चे के मुंह में सीधा जाता है, स्तन का दूध जो होता है सीधे डायरेक्ट मुंह में जाता है, यानी कि उससे बाहरी वातावरण का संपर्क नहीं हो पाता और इस कारण से उसमें संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है या नहीं ही होता है, क्योंकि संक्रमण तो उससे होता ही नहीं है। अगर माँ में पहले से माता में पहले संक्रमण है तो दिक्कत है, लेकिन अगर संक्रमण नहीं है तो बच्चा एक प्रकार से बढ़िया एकदम से शुद्ध दूध पान कर पाता है। अगला लाभ ये है कि माँ का दूध जो होता है प्रत्येक मौसम में उचित तापक्रम पर शिशु को दिया जा सकता है। यानी कि माँ का जो दूध होता है, जैसे गर्मी में आप देखते हैं थोड़ा ठंड दूध होगा और ठंडी में आप देखें थोड़ा गर्म दूध होगा। इस तरीके से माँ का दूध जो होता है वो एक प्रकार से मौसम के उचित तापक्रम के हिसाब से होता है, बच्चे को एक प्रकार से बच्चे के लिए उपयोगी होता है। अगला लाभ ये है कि माँ के दूध में प्रतिपिंड होते हैं, ठीक है, जो शिशु को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रतिपिंड होते हैं जो कि बच्चे में संक्रमण तमाम प्रकार के, चूँकि बच्चों में संक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है। ठीक है, वो एक प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से समाज में आते हैं, वो इस वातावरण में आते हैं तो वो अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए बच्चों के लिए यह वातावरण नया होता है। क्योंकि वो माता के पेट में एक प्रकार से एक वातावरण उनका था, अब वो पृथ्वी पर आए तो उनका एक प्रकार से एक नया वातावरण से सामना होता है। तो इस दौरान जो है उनमें तमाम प्रकार के संक्रमण जो होते हैं वो आने लगते हैं। इस कारण से जो माँ का दूध बच्चा पीता है उसके अंदर प्रतिपिंड होते हैं माँ के दूध में, इसी कारण से शिशुओं में संक्रमण जो होता है बहुत कम होता है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं। इसके अलावा स्तनपान कराने से माँ और शिशु दोनों की ही मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती आती है, जिससे भावात्मक दृढ़ होते हैं, यानी कि इमोशनल नहीं होती हैं। आजकल की माताएं जो एक प्रकार से झगड़ा लड़ाई जो होती है, फ्रस्ट्रेट होती हैं, अगर एक प्रकार से अगर अपना दूध बच्चे को पिलाएं अपने तो उससे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसके अलावा इमोशनली कनेक्टेड हो पाएंगे बच्चे से अपने। इसके अलावा जब माताएं शिशुओं को स्तनपान कराती हैं तो प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोध हो जाता है। स्तनपान कराने की अवस्था में वे गर्भधारण नहीं करती हैं, यानी क्या होता है कि जिस दौरान एक प्रकार से माताएं शिशुओं को स्तनपान करवाती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोध हो जाता है। जैसे ये जो परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक गोली या ये सब प्रोडक्ट अगर ना भी लें तो भी स्तनपान कराने की अवस्था में जो है स्त्रियां गर्भ नहीं धारण करती हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होती है जब बच्चे मतलब कि माता दूध पिलाती है। दूसरी अगला लाभ ये है कि स्तनपान कराने से पेशियों का संकुचन होता है, जिससे गर्भाशय जो होता है शीघ्र ही अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। यानी चूँकि गर्भाशय बड़ा हो जाता है जब एक प्रकार से बच्चा उसमें रहता है, इस कारण से तो जब एक प्रकार से दूध पिलाती रहती है महिलाएं लगातार तो इससे गर्भाशय जो होता है वो पुनः वैसे हो जाता है जैसे पहले था। ठीक है, तो कई लाभ होते हैं इसके। इसके अलावा स्तनपान कराने वाले बालक हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व जो होते विद्यमान होते हैं और बच्चे में वो आ जाते हैं। अगला लाभ ये है कि माँ का दूध शिशु का प्राकृतिक आहार है, जिससे शिशु का पोषण आसानी से हो जाता है। ठीक है, जिससे तो इस तरीके से माँ का दूध जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के लिए। कोई भी बच्चा हो, उन सभी बच्चों के लिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चले अगला पॉइंट आपका क्या था, कोलोस्ट्रम क्या है। ठीक है, कोलोस्ट्रम मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कोलोस्ट्रम के बारे में, हालांकि फिर से यहाँ पर समझेंगे।
कोलोस्ट्रोम जो होता है, इसकी अगर बात करें, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, शिशु के जन्म के बाद में 2-3 दिन तक का जो एक प्रकार से माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता रहता है, मतलब कि माँ के स्तन से 2-3 दिन तक जो पीला पीला गाढ़ा दूध होता है, पदार्थ होता है, वो निकलता है, जिसमें तमाम प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, तमाम वसा, फैट और ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, खनिज लवण तमाम मिलते हैं, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये नवजात शिशु में रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर ये दूध 2-3 दिनों का दूध बच्चा पीता है माता का, तो वो एक प्रकार से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध होता है। शरीर के पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है। कोलोस्ट्रम में दूध की अपेक्षा प्रोटीन तथा जीवन सात्व, मतलब कि जीवन सात्विक तत्व या जीवन को और अधिक मात्रा, मतलब कि जीवन में जीवन जीने की प्रत्याशा और अधिक होती है, जबकि अन्य तत्व कार्बोज, वसा, जीवन सत्व, बी और समूह के विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी के जो तत्व के समूह होते हैं, खास करके जीवन तत्व हो गए या विटामिन बी समूह के, बी चूँकि कॉम्प्लेक्स विटामिन है, बी में कई विटामिन शामिल होते हैं, तो उन सभी के विटामिन की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है। 10 दिन के अंदर यह गाढ़ा पीला पदार्थ पूर्णतः दूध के रूप में बदल जाता है। तो इसी को एक पीला पदार्थ जो होता है, जो निकलता है माँ के दूध से, उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो एक प्रकार से बच्चे को जरूर पान करना चाहिए। इससे एक प्रकार से बच्चे में बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है, संक्रमण से बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है स्तन त्याज में भोज्य पदार्थ। देखिए, स्तन त्यजन मतलब कि जब स्तन यानी माता का दूध बच्चा एक प्रकार से त्यागे, तो उस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भोजन पदार्थ क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि स्तन त्यजन एकदम नहीं कराना चाहिए, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं आज बच्चा दूध पी रहा है, कल आप कहें कल से दूध नहीं पीना, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके उसको छुड़ाना चाहिए। कैसे? इससे क्या होता है, अगर डायरेक्ट आप छुड़ाएंगे तो इससे शिशु के संवेगों पर, शिशु के इमोशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा एक प्रकार से दुश्मन समझने लगता है। जो छुड़ाएगा उसको दुश्मन समझेगा, चाहे माता चाहे पिता, ठीक है। दूसरी बात, उसकी पाचन क्रिया में विकास उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से उसको एक प्रकार से क्या करें, धीरे धीरे फल का जूस, सूप या मसला हुआ पदार्थ ऐसे धीरे धीरे खिलाना प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप धीरे धीरे दूध पीना छोड़ेगा। इसके अलावा प्रारंभ में गाय के दूध में पानी मिला करके बच्चे को पिलाना चाहिए, इससे भी वो स्तनपान धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेगा। इसके अलावा छठे 7वें महीने तक एक प्रकार से बालक को हल्के जो है बोल्य पदार्थ देना चाहिए, ठीक है, जो एक प्रकार से मतलब मसले हुए पदार्थ हैं या एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ऐसे पदार्थ जो घिसे हैं या तरल पदार्थ हैं वो। इसके अलावा शिशु की पाचन क्रिया ठीक रखने के लिए उसे कब्ज से बचाना चाहिए। इसके लिए फलों और सब्जियों का रस, मछली का तेल आदि देना चाहिए। तो ये सब एक प्रकार से बच्चों को अगर मिले तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे और इस तरीके से और स्तन त्यागेंगे, ठीक है। यानी कि जो माता का दूध एक प्रकार से पीते हैं उसको त्यागेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप उसको त्याग नहीं करवा सकते। अब एक चीज़ और आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी कि भाई तालिका बताएं। एक आध तालिका आपसे पूछी जाएगी तो मैं समझा दूंगा, चूँकि मैं पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तालिका ये है 1 साल के लिए, 1 साल तक के शिशु के प्रस्तावित पोषण की आवश्यकता, यानी क्या क्या ज़रूरत पड़ती है 1 साल में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, पोषक तत्व की अगर बात की है तो ये इधर लिखा है, तो देखिए, और ये आयु वर्ग है 0 से लेकर के 6 महीने के बच्चों के लिए ये, और अगर 6 साल से लेकर मतलब 6 महीने से 12 महीने का बच्चा यानी 1 साल तक के बच्चों के लिए ये, यानी कि 1 साल 6, देखें कैलोरी यानी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है 108, अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 108 कैलोरी ऊर्जा 0 से 6 महीने के बीच में उसको देनी चाहिए, ठीक है। और अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 98 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए उसको। इसके अलावा जो है प्रोटीन ग्राम में, प्रोटीन लगभग 2.5 ग्राम उसको, 1 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसको एक प्रकार से 2.5 यानी लगभग की 2.5 ग्राम प्रोटीन ज़रूरत होती है, और 1.65 किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब वो बच्चा 1 साल के लगभग या 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है, ठीक है। कैल्शियम की अगर बात किया है तो 300 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, 300 ग्राम जो है पूरा मतलब 0 से लेकर के 1 साल तक। लोहा की अगर बात किया है तो लोहा जो है 70 मिलीग्राम 1 किलोग्राम बच्चे के लिए, और 70 मिलीग्राम वही होगा सेम। आयोडीन माइक्रोग्राम में है 100 माइक्रोग्राम और 130 माइक्रोग्राम 6 से लेकर के 12 महीने के बच्चे के लिए। विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए 350 ग्राम दोनों में, ठीक है, मतलब कि आईयू में, आईयू एक इकाई है जो कि विटामिन मापने की है, ठीक है। विटामिन डी भी एक प्रकार से 400 आईयू दोनों स्थितियों में। इसके अलावा रेटिनाल की अगर बात की तो 350 ये भी विटामिन है रेटिनाल। तो विटामिन जो है
350 AU मतलब IU विटामिन देनी चाहिए। इसके अलावा कैरोटीन 1200 दोनों में। थायमीन विटामिन की अगर बात की तो 12 मतलब 55 जो है होना चाहिए विटामिन 1 किलोग्राम बच्चे के लिए, और 50 ये भी 1 किलोग्राम बच्चे के लिए, खास करके जब वो एक प्रकार 6 से 12 महीने का हो तो इस दौरान एक प्रकार से ये चीज़ें देनी चाहिए उसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि जो है राइबोफ्लेविन हो गया। राइबोफ्लेविन जो है आपका 65 1 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बच्चे के लिए 65, और अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है और 6 से 12 महीने के तो भी उतना ही। ठीक है, नियासिन की बात की, नियासिन 710 और 650 ये 1 किलोग्राम के बच्चे के लिए। फोलिक एसिड मिलीग्राम में 25 मिलीग्राम 25 उसमें भी। विटामिन B6 की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से 0.1 मिलीग्राम 0.6 मिलीग्राम 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए। विटामिन B12 की बात की है तो ये 0.2 मिलीग्राम 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए, और 0 मतलब कि 0.2 वो 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने तालिका देखी, तो ये तालिका आप लोग देखेंगे। बाकी मैं इसका जो है PDF आपको मिलेगा तो उसमें आप देख लेंगे बाकी बारीकी से। एक तालिका ये भी पूछी जाती कि भाई 6 से जो है 6 महीने के बच्चे के लिए आहार तालिका क्या होती है। देखिए, समय यानी कब खिलाना चाहिए और भोज्य पदार्थ क्या क्या खिलाना चाहिए। तो अगर 6 महीने का बच्चा है या 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए, या 6 महीने का बच्चा, वैसे तो 6 महीने से पहले वो दूध पिएगा माता का तो उसका उतना मैटर होता नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए 6 बजे प्रातः यानी सुबह 6 बजे उसको माँ का दूध पीना चाहिए, यानी 6 बजे उसको माँ का दूध दें सुबह सुबह। फिर उसके बाद में जब 9 बजे सुबह की तो बोतल का दूध दे दें, और कॉड लीवर ऑयल उसको दे सकते हैं। फिर जब 11 बजे सुबह की यानी 11 AM की मैं बात कर रहा हूँ, 11 AM पर उसको सब्जियों का सूप पिला दें या फलों का रस दे दें। 12 बजे दोपहर में आप उसको मसली हुई सब्जियां दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा 3 बजे दोपहर में आप उसको क्या दे सकते हैं, दूध दें फिर से पीने के लिए। अब वो दूध आपका माँ का दूध भी हो सकता है और एक प्रकार से बोतल का भी दूध हो सकता है। ठीक है, 4 बजे शाम को ही बच्चे को फलों का रस देना चाहिए, ठीक है, पीने के लिए। 7 बजे रात में बच्चे को दूध और अनाज के साथ खास करके फेरेक्स खीर ये सब आप दे सकते हैं। और 10 बजे रात में आप उसको बच्चे को क्या दें, दूध दे दें। फिर इस तरीके से दूध से शुरू होगा और दूध पर लास्ट। अब ये दूध एक प्रकार से आपका पाउडर वाला भी हो सकता है, दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है। वैसे भैंस का दूध उतना नहीं देना चाहिए बच्चे को, गाय का दूध ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से 6 महीने के बच्चे के लिए एक आहार तालिका है पूरे दिन की और रात तक, यानी सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम मतलब कि रात 10 बजे तक। ठीक है, प्रातः 6 बजे से लेकर के यानी 6 AM से लेकर के और 10 PM तक। ठीक है, ये पूरी तालिका है जो मैंने आपको बताई, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 1 साल का बच्चा है, मान लेते हैं 1 साल का बच्चा 6 महीने से लेकर के 1 साल का बच्चा है, या 1 साल का बच्चा हो गया उसको 1 साल का बच्चा 6 महीने छोड़ दो, 6 महीने के बाद तो वही देना चाहिए। तो 1 साल का बच्चा है उसके लिए आहार तालिका। 1 साल के बच्चे के लिए सुबह 6 बजे उसको क्या दे, दूध दे दे। अब माता का दूध हो या एक प्रकार से गाय का दूध हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, 9 बजे उसको सुबह आप ब्रेड, मक्खन, दलिया, दूध, उबला अंडा और दूध ये सब आप दे सकते हो। 12 बजे उसको आप सूप, उबली सब्जी, खिचड़ी और दही दे सकते हो। 4 बजे शाम को बच्चे को फल और दूध दे सकते हो। 8 बजे रात में उसको आप उबली सब्जी, दाल और चपाती दे सकते हो। 10 बजे रात में उसको दूध दे सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपको 1 साल के बाद में बच्चे को ये तालिका ध्यान देनी पड़ेगी और इसके अकॉर्डिंग उसको भोजन देना चाहिए। तो ये शैशवावस्था में भोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा शिशु के दुग्ध पान की समय सारणी बताएं, यानी कि उसको कब कब दूध पिलाना चाहिए, एक बच्चे को दूध कब कब पिलाना चाहिए। देखें, दूध की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 6 बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और प्रतिदिन 5 बार अगर आप पिलाएं, चूँकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रतिदिन 5 दिन पिलाएं। लेकिन बच्चा छोटा है तो आप 6 दिन मतलब 6 बार एक दिन में पिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको आप 5 ही बार पिलाएंगे। तो देखें, सबसे पहली बात, पहला दूध जो होता है वो सुबह 6 बजे पिलाना चाहिए। ठीक है, चाहे 5 बार पिलाएं चाहे, ठीक है, तो 6 बजे सुबह पिला दें। इसके अलावा दूसरा दूध जो है 8 बजे प्रातः यानी 2 घंटे के बाद में पिलाएं। ठीक है, लेकिन अगर 5 बार ही पिलाना है तो 6 बजे के बाद में डायरेक्ट फिर 10 बजे दूध पिलाएं सुबह। इसके अलावा तीसरी बार दूध आपको 12 बजे दोपहर में पिलाना है, और अगर प्रतिदिन 5 बार है तो 2 बजे उसको दोपहर में पिलाएं। इसके अलावा चौथी बार 3 बजे संझा को आप दूध पिलाएं, यानी शाम को। अगर 5 बार ही पिलाना है तो आप 6 बजे शाम को दूध पिलाएं। इसके अलावा 6 बजे शाम को दूध पिलाएं, फिर उसके बाद में 9 बजे रात में दूध पिला करके फिर सुला दें। तो ये दूध पिलाने का तरीका, अगर 5 बार ही आपको पिलाना है तो आप 6 बजे के बाद में डायरेक्ट 10 बजे दूध पिला दें। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 6, 4, 10 यानी 4 घंटे का अंतराल। ठीक है, 10 और 2 12 और 2 यानी 4 घंटे का अंतराल। ये फिर यहाँ पर 4 घंटे का अंतराल, यानी प्रत्येक 4 घंटे पर आपको दूध पिलाना है। तो इस तरीके से आप ये पिला सकते हैं इस समय सारणी के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 6,
सुबह आप देखें 2 घंटे के अंतराल पर पिलाना चाहिए, फिर इसके बाद में 4 घंटे के अंतराल पर, ठीक है, फिर आप देखते हैं 3 घंटा, ठीक है, उसके बाद में फिर 3 घंटा और फिर 3 घंटा, तो 3-3 घंटे के अंतराल पर, ठीक है, पिलाना चाहिए। क्लियर? 3-3 घंटे के अंतराल पर आप देखते हैं यहाँ पर, इसमें कोई फिक्स नहीं, इसमें 4-4 घंटे के अंतराल पर आप दूध पिला सकते हैं बच्चे को। तो ये दूध पिलाने का कुछ समय सारणी हो गई जो आप पिला सकती हैं, ठीक है, सुबह से 6 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक। उपरोक्त समय सारणी के अनुसार स्वस्थ और सामान्य बच्चे को प्रतिदिन 5 बार एवं कमजोर व कम वजन वाले बच्चों को प्रतिदिन 6 बार दूध दे सकते हैं आप। मौसम के अनुसार समय सारणी में अंतर हो सकता है परंतु अंतराल में नहीं। सारणी के अनुसार मतलब कि समय में कोई अंतर नहीं होता। सारणी के अनुसार दुग्धपान कराने से बच्चे का पाचन तंत्र सही रहता है और बच्चे में बीमारियां नहीं होती। स्तनपान की अवधि, पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, शिशुओं को कितने समय तक स्तनपान कराया जाए ये सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्तनपान कराने का समय शिशु के स्वास्थ्य, चूसने की प्रवृत्ति और स्तनों में दूध की मात्रा पर डिपेंड करता है कि भाई स्तन में कितना दूध है और बच्चा कितने तीव्र गति से उसको पीता है, कितने अच्छे तरीके से एक प्रकार से बच्चा खींचने की उसकी टैलेंट कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। स्वस्थ शिशु निरंतर 7 से 10 मिनट में भरपेट दूध पी लेते हैं, जबकि कुछ शिशु जो होते हैं ज़्यादा समय तक स्तनपान करने पर भी भरपेट दूध नहीं पी पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। वैसे स्तनों में प्रचुर मात्रा में दूध होने पर एक स्वस्थ शिशु जो होता है 10 मिनट स्तनपान करने पर भरपेट दूध पी लेता है। यानी अगर 10 मिनट तक एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा एक प्रकार से ठीक ठाक है, स्तन में दूध है माता के, तो आसानी से एक प्रकार से 10 मिनट में बच्चा पेट भर के दूध पी लेता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है स्तनपान कराते समय कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस दौरान बच्चे मतलब एक माता को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि भविष्य में आप एक प्रकार से उस स्थिति में आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते रहिए कि भाई क्या होना चाहिए, किन अवस्थाओं में स्तनपान नहीं कराना चाहिए, इन विच कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी जो है अवेलेड, यानी वो एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। पहली सिचुएशन तो ये है कि यदि माता किसी संक्रामक रोग से, मधुमेह रोग से, सिफिलिस अथवा अन्य किसी रोग से पीड़ित है अगर महिला या माता, तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूसरी बात, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से माता को दीर्घ अवधि तक घर से बाहर रहना पड़े या जाना पड़े तो भी एक प्रकार से लंबे समय तक अगर महिला को घर से बाहर जाना पड़े काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो भी वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। इसके अलावा दूसरे गर्भ के निर्माण का प्रारंभ अगर हो जाए, यानी मान लें तो दोबारा गर्भधारण कर ले, तो भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बहुत अधिक कमज़ोर हो जाना होना जिससे कि वह स्तनपान में मतलब कि जो है दूध पीने में असमर्थ हो, अगर बच्चा कमज़ोर हो, बच्चा चूस नहीं पाता है सही तरीके से, तो भी नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। इसके अलावा यदि माता को कोई दीर्घ अवधि मतलब बीमारी हो, बहुत लंबे समय से कोई बीमारी हो, जैसे कि हृदय रोग की बीमार हो, क्षय रोग हो, टीबी वगैरह हो, मिर्गी आती हो, पागलपन हो महिला में, गुर्दा का रोग हो, उसको कोई स्तन में फोड़ा हो गया हो या कैंसर हो गया हो स्तन में, तो ऐसे दौरान में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर माता का दूध बच्चे के लिए अपर्याप्त है, यानी कि महिला में इतना दूध ही नहीं एक प्रकार से है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला पाए, तो भी एक प्रकार से आप दूध ना पिलाएं, ठीक है। ये एक प्रकार से कुछ सिचुएशन है, अवस्थाएं हैं जो कि एक प्रकार से नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। तो आजकल लगभग एक प्रकार से कोई पिलाता ही नहीं है, जब लगभग आप देखते हैं सभी लोग जो है गाय या भैंस का दूध जो है वही पिलाने लगी हैं और वो सबसे सरल हो गया है, ठीक है। चले एक चीज़ और जान लीजिए, बच्चों के लिए को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के शालेय आहार कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि भाई जो शालेय कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, तो भारत में शालेय आहार कार्यक्रम बहुत सारे चलाए गए हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहरों में, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई विश्वविद्यालय के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो मैं केवल आपके जो है चैप्टर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को भी पढ़ा रहा हूँ जो कि आपकी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं और आपको एक अच्छा नागरिक और अच्छी जानकार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में कई शालाओं में 1925 से लगभग शालेय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, परंतु प्राप्ति के साधन तथा भोजन संबंधी आदतों में व्यापक मित्रता के कारण से भारत में यह समान रूप से आयोजित नहीं हो पाया है, ठीक है। व्यापक भिन्नता के कारण से ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें, क्योंकि आप देखते हैं भारत में मद्रास राज्य में, मद्रास मतलब तमिलनाडु में, ठीक है, मद्रास या तमिलनाडु जिसको चेन्नई भी कहते हैं, उसमें पहली बार कारपोरेशन की सहायता से 1200 यानी 1200 हरिजन विद्यालयों में
मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मध्यांतर मतलब कि जो एक प्रकार से दोपहरिया का भोजन है, एक हरिजन मतलब कि हरिजन स्कूल में 1200 हरिजन विद्यालयों में जो है दोपहरिया का भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब कि मद्रास राज्य में, ठीक है, कारपोरेशन के द्वारा। दूसरी बात, बम्बई में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से मध्यांतर भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आहार संगठन कुछ इस प्रकार से था। इसमें चावल, मूंगफली, भुट्टा यानी मक्का, दाल और कभी कभी फल और दूध की व्यवस्था भी करी गई थी, ठीक है। म्यूनसिपल विद्यालय में इसके अलावा मछली का तेल और दूध बच्चों को मुफ्त वितरित किया गया, ठीक है, जो है म्यूनसिपल विद्यालय में। तो एक प्रकार से ये सब बच्चों को एक प्रकार से विद्यालय में आने के लिए आकर्षित करता था, क्योंकि बच्चों को खाने की व्यवस्था अगर वहाँ पर मिलती थी तभी लोग जाने लगे स्कूल, और नहीं तो कोई एक प्रकार से पढ़ने ही नहीं जाता था। तो यानी कि एक प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएँ की गई, ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में एक सरकारी सहायक कार्यक्रम की सहायता से 5 से 14 साल तक के लगभग 12,000 बच्चों को प्रतिवर्ष भोजन दिया जा रहा है। तो ये हैदराबाद में एक सरकारी सहायक कार्यक्रम की सहायता से 5 साल से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको 12,000 बच्चों को लगभग एक साल में भोजन दिया जाता है। इसके अलावा अगला जो सालीय कार्यक्रम है भारत में वो है उत्तर प्रदेश में। 200 से भी अधिक विद्यालयों में मध्यांतर भोजन का कार्यक्रम चल रहा है। अंकुरित दाल इसमें दी जाती है, मूंगफली उत्तर प्रदेश के स्कूलों के मध्यांतर भोजन में सम्मिलित है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे से प्रतिमाह 25 पैसे वसूल किए जाते हैं, यानी कि 25 पैसा लिया जाता है एक महीने में, यानी कि लगभग मान लीजिए 4 महीने में 1 रुपया, ठीक है। और इतने में सारे बच्चों को एक प्रकार से खूब खाना खिलाया जाता है दोपहरिया का। लखनऊ के प्राथमिक स्कूल में आप देखते हैं 4,000 से भी अधिक बच्चों को दुग्ध वितरण का कार्यक्रम बनाया गया था। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। तो ये भी एक प्रकार सालीय कार्यक्रम में आता है। इसके अलावा यही नहीं, गुजरात के डांगर जिले में आप देखेंगे मध्या भोजन कार्यक्रम चलाया गया। इसमें गुड़, मूंगफली, स्कीम्ड मिल्क पाउडर से तमाम प्रकार के जो बने व्यंजन होते हैं वो सब दिए जाते हैं, और इन व्यंजनों में 625 कैलोरीज तथा 20.5 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये भी एक प्रकार से गुजरात में डांगर जिले में किया गया। इसके अलावा केरल कहाँ पीछे रहने वाला इन सभी में, तो केरल में 1941 में क्या हुआ, साले आहार कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पर चावल की कुंजी मतलब चावल की कंजी और टेपियोका तथा दही से बने पदार्थ दिए जाते थे। 18 औंस दूध, जिसमें 1 औंस संपूर्ण दूध ही प्रयोग में लाते थे। इसके अलावा पोहा, नारियल व गुड़ से बने तमाम प्रकार के प्रोडक्ट जो होते थे इसमें खिलाए गए। तो ये एक प्रकार से सालेय कार्यक्रम जो एक प्रकार से विभिन्न राज्यों में देश के चलाए गए, ठीक है। मैसूर में सालेय आहार कार्यक्रम के अंतर्गत बाल आहार दिया जा रहा है, ठीक है, जिसका संगठन इस प्रकार से है। सूजी 1 औंस, दूध चूर्ण औंस, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन का आटा लगभग आधा औंस, मक्के का आटा लगभग आधा औंस। तो ये सब एक प्रकार से मैसूर में दिया जाता है। सालेय आहार की अगर बात की जाए तो सालेय आहार के उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। देखिए, उद्देश्य और लाभ की अगर बात की जाए तो सालेय आहार के कई लाभ भी हैं और कई उद्देश्य भी हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैंने रखा है, तो उसको लेकर के अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पहली बात तो इसका सर्वप्रथम उद्देश्य यह है सालेय आहार योजना का कार्यक्रम का कि बच्चों की शारीरिक यानी कि उनकी जो एक प्रकार से शारीरिक गतिविधि है, शारीरिक जो विकास है, मानसिक विकास और सामाजिक तरीके से यानी सोशल, फिजिकल एंड मेंटल तीनों प्रकार के डेवलपमेंट हो बच्चे का, और बच्चा विकास कर सके, बच्चा उन्नति कर सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए गए। वे सुपोषित हो सके बच्चे, उनमें अधिक से अधिक ताकत हो ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक बाढ़ सुचारू रूप से हो सके, मतलब कि मानसिक वृद्धि उनमें हो सके, मानसिकता और शारीरिकता उनमें एक प्रकार से बाढ़ विकास हो सके। इसलिए ये एक प्रकार से सालेय आहार योजना चलाया गया और इसके लाभ भी हैं। दूसरा लाभ या उद्देश्य इसका ये है कि बच्चों को पोषण से परिपूर्ण, संदूषण मतलब कि जो है प्रदूषण रहित ऐसा मतलब संदूषण रहित या प्रदूषण रहित एक प्रकार से मतलब प्रदूषण ना रहे ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें संक्रमण का खतरा बहुत कम रहे, शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, ऐसा भोजन दिया जाए। ये इसका उद्देश्य और ये सब लाभ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 3rd चैप्टर के बारे में समझ लिया, जिसमें एक बच्चे के लिए कैसी व्यवस्था करनी चाहिए और एक बच्चे के आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो शैशवावस्था में आहार योजना, शैशवावस्था में एक प्रकार से जो आहार योजना थी, नियोजन था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब यानी शैशवावस्था में पोषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, शैशवावस्था में पोषण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप थोड़ा सा क्या समझेंगे भाई, थोड़ा सा आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार प्रश्न कुछ बनते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे, पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, स्तनपान छुड़ाने के लिए
दिए जाने वाले आहार क्या कहलाते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्तनपान छुड़ाने के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए जाने वाला जो आहार होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या भैया? स्तन त्याग आहार। ठीक है, स्तन त्याग आहार इसको बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परिपूरक आहार वो होता है जो एक प्रकार से जो है दूध के बाद में दिया जाता है। पूरक आहार वो होता है खास करके दूध वगैरह जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्तनपान छुड़ाने के लिए जो आहार दिया जाता है वो होता है स्तन त्याग आहार। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नवजात की हृदय गति होती है। एक नवजात बच्चे की जो हृदय गति होती है वो 120 से 140 जो है होती है 1 मिनट में। 1 मिनट में 120 से 140 बार धड़कता है मनुष्य के जो नवजात बच्चे होते हैं उनका, चूँकि ज़्यादा तेज धड़कता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के रक्त में, जन्म के समय में, तीसरा प्रश्न आ चुका है, जन्म के समय शिशु के रक्त में, शिशु के खून में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये खून का रंग जो लाल होता है इसका कारण हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की सांद्रता जो है तक होती कितने ग्राम, मतलब कि कितना होता है इसमें? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जन्म के समय शिशु के रक्त में 25 से 30 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 110 मिली लीटर तक एक प्रकार सांद्रता होती है। चौथा क्वेश्चन से आप देखेंगे, मतलब 0.12 या 0.12 माह के एक प्रकार से शिशु को कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? या 0.1 हटा करके 12 महीने के बच्चे के लिए बोल सकते हैं। 12 माह के बच्चे को एक प्रकार से कितना एक प्रकार से होना चाहिए बताएं? 12 महीने के बच्चा लगभग 500 मिलीग्राम प्रोटीन एक प्रकार से लेने योग्य हो जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न अगला आ चुका है, 5वां प्रश्न, शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तनों का पहला श्रवण कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको बताएं? तो शिशु के जन्म के बाद में माँ का जो पहला श्रवण होता है जो स्तनों से होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा का परिपक्व दूध में पाई जाती है, अधिक, साधारण या कम? तो क्या पाई जाती है भैया? प्रोटीन वगैरह अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पशु दूध में डैश एवं डैश की सांद्रता बहुत अधिक होती, किसकी? प्रोटीन, यानी पशु के दूध में प्रोटीन और खनिज की सांद्रता बहुत अधिक होती है। इसका सी ऑप्शन लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आ चुका, पशु के दूध में किसकी मात्रा कम होती, बताएं? पशु के दूध में किसकी मात्रा कम होती है बताएं? तो पशु के दूध में जो है लैक्टोज की मात्रा जो है वो कम होती है। क्लियर? माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा पूरी होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, शिशु को स्तनपान किस तरह से कराना चाहिए? तो घड़ी के समय के अनुसार करवाना चाहिए, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करवाना चाहिए। मैंने पूरा आपको समझा दिया है। ठीक है, कैसे कैसे क्या करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं? लगभग 20 दांत निकल आते हैं 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, शैशवावस्था में जो रक्तचाप होता है वो कम होता है। बिल्कुल, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चा को कैसा आहार देना चाहिए? तो उसको तरल आहार देना चाहिए। कैसा आहार? तरल आहार देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। चले, शेयर मत करेंगे क्योंकि जो है एक प्रकार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कल जो होगा हम लोग जो है बाल्यावस्था में जो पोषण होता है उसके बारे में समझेंगे। यानी कि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो है आपका बाल्यावस्था में पोषण। ठीक है, तो हम लोग कल की वीडियो के माध्यम से उसको समझ लेंगे, बाल्यावस्था में पोषण। तो इस तरीके से हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और मतलब कि अभी 4 ही चैप्टर के माध्यम से नहीं, बहुत सारे चैप्टर अभी हैं, लगभग जो है 15-20 चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास रहेगा। शिशुओं को मसला हुआ भोज्य पदार्थ खिलाना चाहिए, तो कितने महीने में? तो शिशुओं को मसला हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो एक प्रकार से कब खिलाना चाहिए भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिशुओं को मसला हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है
वो एक प्रकार से 7 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको खिलाना चाहिए, मसला हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाती है क्या? लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है, दूध ना पचने की बीमारी है, एक दूध ना पचने की बीमारी को लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, कौन सी प्रोटीन, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है कि कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, बताएं। तो दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जंतु वसा में उपस्थित जो वसीय एल्कोहल होता है, यही एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के मानक हैं, सहयोग, विरोधी और सामाजिक अनुमोदन की इच्छा। ये तीनों पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के मानकों में शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी नीचे दिया गया डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना, ठीक है। तो ये आपका आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया भैया चैप्टर नंबर 3। अब अगला जो वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 4 का होगा। उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।